कैसे हो प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और हम लोग पढ़ाई कर रहे थे बेटा एनसीईआरटी क्लास 6 ज्योग्राफी। हम लोगों ने हिस्ट्री पूरी कवर कर ली थी बेटा, और ज्योग्राफी के भी 5 चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाकर डाउनलोड करके या उन्हें ऑनलाइन आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 6, जो बेसिकली हमारे कंट्री के बारे में, हमारी जोग्राफिक लोकेशन क्या है बेटा, नियरेस्ट हमारे कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, क्या क्या पहाड़ कौन से हैं, नदियाँ वगैरह, इन सब के बारे में, कैसा हमारा जो पूरा आप कह सकते हो जोग्राफिक कंडीशन है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो चैप्टर का नाम है बेटा आवर कंट्री इंडिया, है ना। तो इंडिया के बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे। तो इंडिया इज़ ए वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस, है ना, बहुत बड़ा एरिया है, बड़े कंट्रीज़ के अंदर आता है। पहले वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज़ के अंदर जो एरिया वाइज सबसे बड़े हैं, और पॉपुलेशन वाइज तो हम सेकंड नंबर पे हैं। मे बी अभी फर्स्ट पे आ गए हुए हैं ना। 2011 में जो पॉपुलेशन काउंट हुआ था, जनगणना जो हुई थी आप कह सकते हो, उसके हिसाब से हम दुनिया में सेकेंड नंबर पे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। एरिया के हिसाब से 7th या 8th नंबर के ऊपर है। तो फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन में कौन सा बेटा, चाइना है। तो इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लोफ्टी हिमालयाज। लोफ्टी का मतलब बेटा बहुत बड़े है ना, बिग टाल बिल्डिंग जैसे लोफ्टी बोला जाता है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ वाश इज द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। अभी पेनिनसुला क्या होता है बेटा, वो यहाँ से आप लोग देख पाओगे ना। पेनिनसुला किसे बोलते हैं? पेनिनसुला होता है बेटा ए प्लेस, ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स, है ना। एक तो होता है बेटा आइलैंड। देखो अभी इसमें थोड़ा सा मैं मैप पे आता हूँ तो वहाँ से आप ज़्यादा बेटर समझ पाओगे, है ना। सबसे पहले हम मैप से ही समझते हैं बेटा। एक होता है बेटा जैसे लक्षद्वीप हो गया, या मान लो कि आप यहाँ पे कोई एक आइलैंड है ना, इसको आइलैंड मान लेते हैं। आइलैंड का मतलब होता है ये चारों तरफ से जो है बेटा पानी से घिरा हुआ है ना, इसके चारों तरफ ये अरेबियन सी है। पेनिनसुला किसे बोलते हैं बेटा, जो 3 साइड से, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ये जो है 3 साइड से जो लैंड मास वाटर से घिरा हुआ रहता है, समुंदर से घिरा हुआ रहता है, उसको पेनिनसुला करके बोला जाता है। और इंडियन पेनिनसुला जो बोला जाता है बेटा, उसके अंदर ये नेबरिंग कंट्रीज़ भी इंक्लूड हो जाते हैं। नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से होते हैं बेटा, या पाकिस्तान हो गया आपका, है ना, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। तो इस पूरे इलाके को आप कह सकते हो कि जो है इंडियन पेनिनसुला करके बोला जाता है। तो इनकी एक साथ स्टडी होती है। वैसे अभी हम इंडिया की स्टडी कर रहे हैं ना, इंडियन पेनिनसुला के अंदर ये भी काउंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेटा, ये इंडिया का नीचे वाला पार्ट है ना। तो इसमें क्या आपको दिखाई दे रहा है बेटा, एक तरफ जो है ये समुंदर का नाम है बे ऑफ बंगाल, ये ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड है। बात समझ में? तो बंगाल के नाम पर इसका जो नाम पड़ा हो दैट इज़ बे ऑफ बंगाल। इधर बेटा इसको अरेबियन सी बोलते हैं, जो इस साइड में गुजरात, बॉम्बे और ये जो केरला वाला इलाका है, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बंगाल, ये वाला इलाका है। और ये जो नीचे बेटा ये भी तमिलनाडु है, यहाँ पे कन्याकुमारी है। जो ये वाला है इसको हम बोलते हैं सबसे बड़ा जो ओशियन है, सबसे बड़ा नहीं मतलब जो इंडियन ओशियन है, इसका नाम है इंडियन ओशियन। बात समझ में आ रही है क्या? जो इंडिया के नाम पे एक महासागर का नाम पड़ा हुआ है दैट इज़ इंडियन ओशन। ये इसके नीचे की साइड, या आप कह सकते हो साउथ में आपके पड़ता है। ये वेस्ट साइड होगी बेटा, ये ईस्ट साइड होगी। तो 3 साइड से समुद्रों से घिरा हुआ है हमारा इंडिया। अब इसके क्या फ़ायदे होते हैं? और लैंड लॉक कंट्री क्या होता है बेटा? लैंड लॉक कंट्री होता है जो समुंदर से कहीं से भी टच नहीं करता। ये देखो अफगानिस्तान कहीं से भी समुंदर से टच नहीं कर रहा है। और जो कंट्रीज़ समुंदर के साथ टच रहते हैं बेटा, उनका व्यापार ज़्यादा होता है, बिजनेस ज़्यादा होता है। व्यापार का मतलब है कि जो भी चीज़ों का आदान प्रदान होता है वो सारा समुंदर के थ्रू ही होता है। 90% से भी ज़्यादा जो है, जो हमारे गुड्स वगैरह आते हैं, मान लो कि आपको एप्पल का फ़ोन चाहिए, अमेरिका से आना है, तो समुंदर के थ्रू ही आएगा बेटा। ऑयल आता है हमारे देश के अंदर जो है, हम लगभग 90% ऑयल जो है बाहर से ही मंगवाते हैं, वो सारा सी के थ्रू ही आता है। तो जो व्यापार होता है, जो गुड्स आते हैं बेटा, कोई भी आपको मर्सिडीज़ मंगवानी, कोई कार मंगवानी, कुछ और मंगवाना, ये सारी चीज़ें समुंदर के थ्रू आती हैं बेटा। तो सबसे ज़्यादा गुड्स का आदान प्रदान होता है वो ज़रा सारा का सारा समुंदर के थ्रू होता है। मगर लैंड लॉक कंट्रीज होते हैं जो चारों तरफ से ज़मीन से ही घिरे हुए रहते हैं, उनके अंदर ये सुविधा ही नहीं होती बेटा, उनको दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है ना। तो अभी मान लो अफ़गानिस्तान को ऑयल चाहिए, तो ऑयल के टैंकर पहले पाकिस्तान में आएंगे, फिर पाकिस्तान से रोड के रास्ते जो है ये अफ़गानिस्तान में पहुंचेंगे। अगर इन दोनों कंट्रीज़ में झगड़ा हो गया मान लो,
है ना। तो ये पाकिस्तान वाला इस रूट को बंद कर देगा तो इनको बड़ा दिक्कत हो जाती है बेटा। ऐसे ही ये नेपाल है, अभी पीछे से इसके अंदर क्या हो गया था, इंडिया जो है इसको गैस की सप्लाई करता है ना, जो ये LPG गैस सिलेंडर्स होते हैं जो हमारे यहाँ जिससे घरों में खाना बनता है। एक बार इस इंडिया का और इसका थोड़ा सा झगड़ा सा हो गया था। झगड़ा तो क्या होगा, थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, तो इंडिया ने थोड़ी सप्लाई रोक दी थी, तो यहाँ पे जो है गैस के बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गए थे। तो इन कंट्रीज़ को बेटा, जैसे भूटान हो गया, इन सबको दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर बहुत डिपेंड रहना पड़ता है अपने व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए। अच्छा, एक इसमें ये भी देख लेते हैं बेटा अपने नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, है ना। नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। एक तो पाकिस्तान है ना, हमारा प्यारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान। यहाँ से थोड़ा सा बेटा अफ़गानिस्तान भी टच होता है। चाइना तो ये टच हो ही रहा है ना। ये नेपाल हो गया बेटा, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। तो टोटल कितने कंट्रीज़ हो गए जो इंडिया के साथ टच करते हैं, 7 कंट्रीज़ हो गए। ये जो है जो जिनकी बाउंड्री टच होती है ना, ये यहाँ श्रीलंका भी है, मगर इसकी बाउंड्री जो है श्रीलंका की टच नहीं होती हमारे साथ, है ना। थोड़ा सा ये बीच में गैप रह जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप रह जाता है। और हमने पढ़ा था स्ट्रेट्स क्या होते हैं, तो स्ट्रेट क्या होती है, इसको बोला जाता है पाल्क स्ट्रेट। मतलब ज़मीन के बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है जहाँ से समुंदर रहता है, तो उसको पाल्क स्ट्रेट करके बोला जाता है। आप कह सकते हो ये 2 लैंड मासीज हैं, इनके बीच में थोड़ा सा पैसेज रह जाता है जहाँ से पानी घुसा हुआ रहता है, इसको पाल्क स्ट्रेट करके बोला जाता है, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। अभी बेटा आइलैंड्स आप समझ गए, ये तो इंडिया हो गया। नेबरिंग कंट्री में ये भी आता है, मगर ये टच नहीं है, बाउंड्री इसकी टच नहीं है, आप कह सकते हो। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है बे ऑफ बंगाल के अंदर बेटा, इसको बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार। थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको। तो ये जो छोटे छोटे आइलैंड आपको दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, इस पूरे समूह को जो है बोला जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यह लिख भी रखा है, ये इंडिया का पार्ट है बेटा, है ना। कनेक्टेड नहीं है हमारे से डायरेक्टली, मगर शिप के थ्रू यहाँ से आया जाता है बेटा, बाय एयर आया जाता है। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यहाँ पे डिप्लॉय रहती है। अच्छा, ऐसा ही जो दूसरा है बेटा, एक इस साइड भी है, अरेबियन सी के अंदर भी है। ये छोटे छोटे से टापू हैं, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसका नाम है लक्षद्वीप, है ना। तो यहाँ पे भी अपनी आर्मी और कुछ ही लोग यहाँ पे रहते हैं, आप कह सकते हो बेसिकली मछुआरे ही हैं, वो मछली पकड़ने का काम करते हैं, मगर ये दोनों इंडिया के पार्ट हैं। बात समझ में आ गई। छोटा करते हैं और अभी वहीं स्टार्टिंग वाले पेज पे आ जाते हैं। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, है ना। 3 लाख किलोमीटर के आसपास जो है हमारा, स्क्वायर किलोमीटर के आसपास हमारा एरिया है ना। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट, मैं अभी बताऊंगा मैप के ऊपर आपको समझा दूंगा, इज़ 3200 किलोमीटर। समझ में आ रहा है, जो ये नॉर्थ टू साउथ यहाँ ऊपर से लेकर के और नीचे तक जो इंडिया एक्सटेंड है बेटा, वो 3200 किलोमीटर से, है ना। कितना है वो, 3200 किलोमीटर से। और जो ईस्ट टू वेस्ट है बेटा, ईस्ट टू वेस्ट क्या होता है, ये वाला जो इधर ईस्ट हो जाएगा आपका और इधर वेस्ट हो जाएगा, ये कितना है बेटा, 2900 किलोमीटर्स। बात समझ में आई। तो थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन है, ये लेंथ वाला पोर्शन जो है थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो 3200 किलोमीटर्स है, और ये वाला थोड़ा कम है ना। ये वाला जो है ये थोड़ा कम है, क्योंकि ये 2900 किलोमीटर्स ही है ना। तो एंड द ईस्ट टू वेस्ट अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज, मैं बताऊंगा अरुणाचल प्रदेश कहाँ बेटा, कच्छ कहाँ पे है, 2900 kilometers. The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, uneven plateau surface and the coast and the island. अभी ये प्लेट्यू वगैरह मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा बेटा, है ना। एक तरफ तो हमारे हिमालयाज आ जाता है, अभी हम जब इसका देखेंगे ना मैप में अच्छे से आपको समझ में आएगा। आइलैंड्स प्रेजेंट डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स, है ना। तो कहीं तो हमारे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं बेटा, कहीं समुंदर आ जाता है, कहीं पे प्लेट्यू, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे जो है रेगिस्तान आ जाता है। तो हमारा एक जैसा जलवायु नहीं है, एक जैसे हमारा लैंड फॉर्म नहीं है, इंडिया का अलग अलग टाइप का है।
देर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन लैंग्वेज एंड कल्चर, है ना। तो राजस्थान बेटा एकदम शुष्क जलवायु, शुष्क का मतलब ड्राई एरिया है, बारिश होती नहीं वहाँ कई कई सालों तक। जो आप जैसलमेर वाली साइड में जाओगे रेत ही रेत है, रेगिस्तान है। और कहीं आपको ऐसा मिलेगा, मोहसिन राम करके एक जगह है जो नॉर्थ ईस्ट में पड़ती है, ईस्टर्न साइड के अंदर हमारे पड़ती है, वहाँ पे जो है बेटा बारिश ही बारिश होती है, दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो आप देख रहे हो क्लाइमेट में कितना चेंज आ रहा है। एक ही देश के अंदर एक तो ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, दुनिया की सबसे कम बारिश में से एक जगह है वो, और एक ऐसी है जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है बेटा, मोहसिन राम करके, इंडिया के अंदर ही है वो भी, है ना। कहीं आपको हिमालय पहाड़ी लोग दिखाई देंगे। तो हमारी जलवायु के साथ हमारा कल्चर भी चेंज हो जाता है बेटा। राजस्थान का अलग कल्चर है, श्रीनगर कश्मीर का अलग कल्चर है, साउथ में जाओगे अलग कल्चर है, खाने पीने की चीज़ें अलग हैं बेटा, खान पान अलग है, कपड़े पहनने का ढंग अलग है ना। और वैसे ही हमारा जो है भाषाएं भी अलग अलग हैं ना। हर स्टेट की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। स्टेट जो हमारे डिवाइड किए गए वो बेसिकली भाषा के बेसिस के ऊपर स्टेट डिवाइड किया गया ना। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर उनकी अलग भाषा है, हिमाचल की अलग भाषा है बेटा। और ऐसे ही जो है आपकी तमिलनाडु की अलग है, केरला की अलग है, कर्नाटक की अलग है, आंध्रा की अलग है। इन सब की अलग अलग भाषाओं के बेसिस पर ही उन्हें डिवाइड किया गया है। फसलें भी अलग अलग होती हैं बेटा, पेड़ पौधे भी हर जगह के अलग अलग है, पशु भी दूसरे टाइप के पाए जाते हैं हर जगह पे। तो बहुत सारी वैरायटी है इंडिया के अंदर, एक जैसा नहीं है पूरा का पूरा, है ना। जैसे जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उनके अंदर सब चीज़ें एक जैसी मिलेंगी आपको। इस देश में कहीं से कहीं चले जाओ, हमारे देश में बहुत वैरायटी आपको मिलेगी। इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशंस दैट बाइंड अस एज वन नेशन। मगर फिर भी हम एक नेशन है बेटा। इंडिया हैज़ ए पॉपुलेशन मोर देन 120 crores सिंस द 2011, है ना। 2011 के अंदर हमारा जो है वो जनगणना हुई थी, उस टाइम पे हम सेकंड लार्जेस्ट है ना, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री हैं। जनसंख्या वाइज हम जो है सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे हम दुनिया के अंदर आते हैं आफ्टर चाइना। Large country which stretch extensively from east to west do not have a single standard time for the whole country. The USA and Canada have 7 and 6 time zones respectively. Do you remember how many time zones Russia had? I think 11 हमने पढ़ा था क्या बेटा? आप इसको चेक करना, मेरे ख्याल से 11 था, 11 टाइम जोन थे रशिया के अंदर जब हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। प्लीज़ इस चीज़ को रेफ़र करना, मैं भी भूल जाता हूँ, है ना। और ये देखो यूएसए के अंदर जो है बेटा 7 हैं, कनाडा में 6 टाइम जोन है। इंडिया भी काफ़ी बड़ा है पर हमारे यहाँ एक ही टाइम जोन फॉलो होता है ना। आप ईस्ट में भी चले जाओगे वहाँ भी 8 बज रहे होंगे, यहाँ भी सुबह के 8 ही बज रहे होंगे, जबकि डिफरेंस 2 घंटे का आ जाता है अरुणाचल से लेकर के और कच्छ के इलाके तक। तो ये क्या कह रहा है बेटा, लोकेशनल सेटिंग। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.3 डिग्री नॉर्थ पासिस ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू द कंट्री। अभी हम देखेंगे फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8.4 डिग्री नॉर्थ टू 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। चलो देख ही लेते हैं बेटा, यहीं पे आप ये देखो, हाँ यहाँ पे ये दे रखा है बेटा। वो क्या कह रहा है भाई, देखो एक तो नॉर्थ और साउदर्न ईस्टर्न हेमिस्फेयर आप समझते हो क्या, हमने सेकंड चैप्टर में मेरे ख्याल से पढ़ा था। ये आपका ग्लोब है, ठीक है। ये जो है इक्वेटर है जो 0 डिग्री के ऊपर जाती है ना। तो ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को साउदर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं। फिर एक प्राइम मेरिडियन है, मेरिडियन लैटिट्यूड, प्राइम लैटिट्यूड करके उसे बोला जाता है। वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, लॉन्गिट्यूड ऐसे लंबाई के तौर पे, है ना। ये 0 डिग्री है बेटा। इसके इधर वाले पोर्शन को ईस्टर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। ये नीचे वाला भी ईस्टर्न ही होगा, बात समझ में आ गई क्या। और इधर वाले पोर्शन को जो है वेस्टर्न बोला जाता है। तो इंडिया जो है बेटा नॉर्थ
हेमिस्फीयर के अंदर है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर के, हम ये जो डेट लाइन जिसे हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इसके इस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। तो हम कौन से हेमिस्फीयर में, अगर आप बोलेगा कि कहाँ पे हो, तो हम बोलेंगे भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर है अर्थ के ऊपर, और जो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर है ना। डेट लाइन से हम आगे हैं तो हमारा दिन डेट लाइन के हिसाब से एक दिन आगे रहता है। बात समझ में आ गई क्या? दूसरा वो बोल रहा है भाई एक्सटेंड कहाँ से कहाँ तक होता है। एक्सटेंड का मतलब आप समझ रहे हो, जो ये वाला पोर्शन है ना बेटा, ये वाला यहाँ से लेकर के और आप नीचे आ जाओ, नीचे यहाँ तक जो आ जाओगे, ये जो पूरा पोर्शन है वो बोलता है 3.7 डिग्री नॉर्थ है। और जो ऊपर वाला पोर्शन है, मतलब आप मान लो कि ये इंडिया आपका है पूरा का पूरा, तो ये जो नीचे है 3.7 डिग्री नॉर्थ है, और ऐसे ही जो ऊपर आ जाता है 37.6 डिग्री नॉर्थ। इन दो लैटिट्यूड्स के बीच में इंडिया आ जाता है, और बीच से क्या जाती है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, जो 23.5 डिग्री 23.3 डिग्री पे इंडिया को बीचों बीच से डिवाइड कर देती है। यही बात वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ हम वो ईस्टर्न वाला भी देख लेते हैं ना। तो 8.4 से 37.6 डिग्री नॉर्थ के बीच में इंडिया पड़ता है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया कहाँ से कहाँ होता है बेटा, 68.7 से 97 वेस्ट टू ईस्ट। आपके समझ में आ गया बेटा? ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश पड़ता है आपका, यहाँ पे जो है गुजरात आ जाता है, कच्छ का इलाका आ जाता है। तो जो हम विड्थ वाइज जो है बेटा, वो कह रहे हैं कि भाई इधर तो हम 68.7 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ, ये इस तरफ, और इधर जो हम बढ़ जाते हैं बेटा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना वो यहाँ से, तो ऐसे हम बढ़ते हुए आ रहे हैं। और ये जो है यहाँ पे हमारा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो आ जाता है बेटा, वो 97.25 है, और इसके बीच से ही हमारा जो है वो डेट लाइन जाता है, जिसको हम इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम करके हम लोग बोलते हैं। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया, ये आपको मैंने बता ही दिया है। ड्यू टू द ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन ऑफ 29 डिग्रीज, इन दोनों के बीच में जो है 29 डिग्रीज का फर्क है ना, 29 डिग्रीज का अप्रोक्सीमेटली वो कह रहा है। देयर कुड बी अ वाइड डिफरेंस इन लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस लोकेटेड एट टू एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, सच डिफरेंसेस बिटवीन। तो आप कह सकते हो कि जैसे अभी इस चैप्टर यहाँ पे हम लोग देखते हैं बेटा, ये अरुणाचल प्रदेश है, बात समझ में आ रही है कि ये हमारा आप कह सकते हो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और वेस्टर्न मोस्ट कौन सा बेटा, ये यहाँ गुजरात में, जिसको कच्छ का इलाका बोला जाता है। इन दोनों के बीच में बेटा 2 घंटे का फर्क है। यहाँ पे सन जो है 4 o'clock के ऊपर, 4 o'clock सुबह सन निकलाता है, और यहाँ पे कब निकलता है बेटा, 6 बजे। तो 2 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। यहाँ सनराइज सुबह के 4 बजे होगा, तो यहाँ सनराइज सुबह के 6 बजे होगा। अब इसको भी ऑफिस 10 बजे आना है, इस बंदे को भी 10 बजे ऑफिस में जाना है, इस बंदे को भी 10 बजे ऑफिस में जाना है। तो भाई इसके लिए तो 10 बजे दोपहर हो जाएगी, 6 घंटे हो जाएंगे सूरज निकले हुए, और इसके लिए ठीक टाइम होगा, 4 ही घंटे हुए हैं ना। जब ये ऑफिस से वापस आएगा मान लो 5 बजे, तो यहाँ पे तो एकदम अंधेरा हो चुका होगा, मगर ये 5 बजे आएगा तो रोशनी रहेगी। तो कह रहे भाई हमें ये इंडिया का टाइम भी अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर देना चाहिए, मगर हमने यहाँ से एक बीच से लाइन डिवाइड कर रखी है। इसी जो यहाँ पे टाइम है उसी के हिसाब से ये भी चलते हैं, उसी के हिसाब से ये भी चलते हैं, इसी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। बात समझ में आई क्या? तो इस तरीके से हमने अपना एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखा हुआ है, दूसरे कंट्रीज़ की तरह अलग अलग नहीं रखा हुआ। As such, the difference between the 2 points would be about 2 hours. As you have learnt earlier, the local time changes 4 minutes for every degree, है ना। 1 डिग्री से, ये आपकी 1 डिग्री से दूसरी डिग्री तक जाने के लिए यहाँ 4 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है। बात समझ में आई? क्या हो जाता है यहाँ पे 4 मिनट्स का फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ से यहाँ जाओगे आप, 4 मिनट्स का फ़र्क पड़ जाता है। द सनराइज इज अबाउट 2 hours अर्लियर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन इन वेस्ट इन गुजरात, है ना। यू हैव ऑलरेडी रेड अर्लियर वाई द लोकल टाइम ऑफ लॉन्गिट्यूड 82.30 डिग्री। ये बेटा आपको याद रखना है, हमारा स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया गया है, 82.3 डिग्री ईस्ट हमारा जो है, यहीं से हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिया गया है। हैज़ बिन टेकन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। द मेरिडियन लॉन्गिट्यूड इज आल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो जो ये लाइन जहाँ से गुजरती है वही हमारा जो है स्टैंडर्ड लोकल टाइम है। बात समझ में आ रही है? वही क्या है, हमारा स्टैंडर्ड लोकल टाइम है। ये लगभग यहाँ से गुजरती है, कितने पर है बेटा, 82.30 डिग्री, है ना।
चलो अभी आगे देखते हैं बेटा। इंडियन नेबर्स, नेबरिंग कंट्री तो हमने देख ही लिया है। अभी नेबरिंग कंट्रीज़ में क्या होता है ना बेटा, पहले जैसे इंडिया जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे 1947 तक, 1947 तक तो इंडिया क्या था, ये सारा इंडिया ही था। ये बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट था, ये पूरा पाकिस्तान भी जो है इंडिया का पार्ट हुआ करता था, है ना। तो 1947 में देश का बंटवारा हो गया और जो है इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया बेटा। ये तो इंडिया रह गया, इसको बोला गया ईस्ट पाकिस्तान और इसको बोला गया वेस्ट पाकिस्तान। इसको क्या बोला गया, वेस्ट पाकिस्तान। इसको बोला गया वेस्ट पाकिस्तान। ये समझ में आ गया आपको। 1971 के अंदर, 1971 में एक वार होती है जिसमें इंडिया इसकी मदद करता है। इसको बोला गया बेटा, मैं गलत बता गया आपको थोड़ा सा ना, क्योंकि ये साइड तो ईस्ट है, इसको बोला गया ईस्ट पाकिस्तान। इसको मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ। और इसको बोला गया बेटा, इसको बोला गया वेस्ट पाकिस्तान। इसको क्या बोला गया, वेस्ट पाकिस्तान, है ना। ये दोनों एक ही पार्ट हुआ करते थे, इन दोनों का एक ही प्रधानमंत्री होता था, मगर बीच में इंडिया पड़ जाता था। तो 1971 के अंदर बेटा एक वार हुई जिसमें इंडिया ने जो है इसका ईस्ट पाकिस्तान का साथ दिया और ईस्ट पाकिस्तान जो है एक अलग कंट्री बन गया। क्या बन गया, ईस्ट पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गया। बात समझ में आई। तो आजकल इसको हम जो है बांग्लादेश बोलते हैं। पहले तो इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, आज से 70-80 साल पहले तो, है ना। तो हमारे पास भी एक बंगाल है जिसको बोला जाता है वेस्ट बंगाल, है ना। और इसको पहले ईस्ट बंगाल बोला जाता है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, मगर आजकल इसको बांग्लादेश बोला जाता है। बात समझ में आई कि नेबरिंग कंट्रीज हमने बेटा पढ़ लिया है। अभी देखो इंडिया के ये सारे जो हैं पॉलिटिकल मैप है, हमने वहाँ पे पढ़े थे ना, कई सारे टाइप के मैप्स होते हैं। पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मैप में क्या होता है बेटा, इसकी बाउंड्रीज वगैरह अच्छे से दिखाई देती है ना। ये राजस्थान हो गया, जैसे ये बाउंड्री बना रखी है, कलर भी अलग अलग रखा है। उत्तर प्रदेश हो गया, ये तो अलग कंट्री हो गया। नेपाल भूटान अलग कंट्री हो गया। ये आपका लद्दाख हो गया, JNK हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। इस मैप को बोला जाता है बेटा पॉलिटिकल मैप, है ना। तो इंडिया के अंदर कितने हैं, 28 जो हैं स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। हाउ मैनी कंट्रीज डू हैव असेस टू एनी ओशियन और सी, ये आप देख लेना बेटा। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनको जो है ये आप कह सकते हो तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जितने भी रशिया से अलग होकर कंट्रीज़ बने हैं, ये सब जो हैं सी से कहीं से भी लिंक नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, यूरोप में भी हैं बेटा, है ना। अक्रॉस द सी टू द साउथ लाइज आवर नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं बेटा, श्रीलंका और मालदीव्स हैं। मालदीव्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं क्या, मालदीव्स क्या है बेटा, ये यहाँ पे कहीं पर मालदीव्स है ना, नीचे की साइड में। यहाँ घूमने जाते हैं ना, आपने फिल्म स्टार वगैरह को देखा होगा, वो मतलब वो सी हट्स के अंदर रुकते हैं ना, नीचे समुद्र वगैरह दिखता रहता है। तो आजकल जो अमीर इंडियंस हैं मालदीव्स में अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। काफ़ी प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो हो रखी है। अच्छा ये देखो, हमने एक क्वेश्चन, एक पिछले किसी चैप्टर में एक क्वेश्चन था ना कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सेपरेट करता है इंडिया और श्रीलंका को, उसको पाल्क स्ट्रेट करके बोला जाता है। कहाँ पे हो पाल्क स्ट्रेट बेटा, ये यहाँ पे है, ये पाल्क स्ट्रेट। बात समझ रहे हो, थोड़ा सा ये मिल ही जाता, बस थोड़ा सा गैप है जिसको पाल्क स्ट्रेट करके बोला जाता है, जहाँ पे समुंदर इसके अंदर आ जाता है ना। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा कंट्री है बेटा। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 28 क्या है बेटा, स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड है, और 8 जो है यूनियन टेरिटरीज है। अभी हम सारी चीज़ें देखेंगे। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल एंड द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट्स को बनाया गया। कोई मराठी बोलता है तो महाराष्ट्र में रहेगा वो, या महाराष्ट्र एरिया के लोग जो मराठी बोलते थे उनका एक अलग स्टेट बना दिया, महाराष्ट्र बोल दिया। जो तमिल बोलते हैं तमिलनाडु में, कन्नड़ कर्नाटक में बेटा, मलयालम वाले जो हैं आपके कहाँ पे हैं बोलो, केरला में है बेटा। ऐसे ही जो तेलुगु बोलते हैं वो तेलुगु प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर पड़ते हैं बेटा। उड़िया बोलते हैं उड़ीसा में है। जो बंगाली बोलते हैं वो वेस्ट बंगाल के अंदर है ना। असमीज बोलते हैं असम के अंदर है। हरियाणवी बोलते हैं हरियाणा के अंदर है। बात समझ में आ गई। मध्य प्रदेश, आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश, इन सब के अंदर जो है
हिंदी या हिंदी से रिलेटेड दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं। अवधी जिसे बोल देते हैं ना, भोजपुरी बोल देते हैं, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। जो लोग गुजराती बोलते हैं वो गुजरात में रहते हैं। तो लैंग्वेजेस के बेसिस पर हमारे कंट्री को डिवाइड किया हुआ है बेटा। एलुवियल सोइल क्या होता है बेटा? एलुवियल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? तो पहाड़ों से नदियाँ आती हैं सारी की सारी, है ना, बर्फ़ पिघलती है या वहाँ पे बारिश होती है तो सारा पानी बह करके नीचे आ जाता है और नीचे आकर के नदियों का रूप ले लेता है। तो ये जो नदियाँ अपने साथ बहा करके मिट्टी भी लाती हैं ऊपर से बहुत ज़्यादा, वो उपजाऊ मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, उसमें फसलें बहुत ज़्यादा उगती हैं ना। तो जो भी एरिया जो नदियों के नज़दीक होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फसलें होती हैं ना, किसानों की खूब आमदनी होती है वहाँ पे। दीज आर वेरी फाइन सोइल्स, है ना, तो मिट्टी के कण होते हैं, ब्रोड बाय द रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन्स। ट्रिब्यूटरी किसे बोला जाता है बेटा? बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो होती हैं एक बड़ी नदी के अंदर आकर के मिल जाती हैं, है ना। मान लो ये गंगा है, ये गंगा रिवर है, इसके अंदर ये छोटी छोटी जमुना होगी बेटा, अलकनंदा होगी, बहुत सारी नदियाँ हैं, वो आकर के इसके अंदर फाइनली मिल जाती हैं। तो इन छोटी छोटी नदियों को क्या बोला जाता है? ट्रिब्यूटरीज बोला जाता है। फिजिकल डिवीजन, इंडिया इज मार्क्ड बाय द डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन प्लेट्यू, है ना। प्लेट्यू क्या होता है बेटा? जैसे कोई भी एक तो होता है प्लेन, ऐसे अगर ज़मीन होगी तो प्लेन होगा, मगर ऐसे होकर के और ये उठी हुई ज़मीन होगी ना, इसको प्लेट्यू करके बोला जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? यूँ उठा थोड़ा सा, मतलब आप कह सकते हो ऊंचा उठा हुआ एक प्लेन है, इसको प्लेट्यू करके बोला जाता है ना। प्लेट्यू में बेटा प्लेन्स हैं हमारे, कोस्ट जो समुद्री इलाका होता है, समुद्र के साथ साथ जो होता है उसे कोस्टल एरिया बोला जाता है। आइलैंड्स है लक्षद्वीप और हमारे जो हैं अंडमान एंड निकोबार से, है ना। स्टैंडिंग एज सेनिटल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप हिमालयाज। सेनिटल क्या होता है बेटा? पहरेदार, है ना, जो फौजी आप लगा लो, जो पहरे पे खड़ा हुआ है ना, गार्ड आप कह सकते हो। तो हमारे नॉर्थ के अंदर तो बेटा आप कह सकते हो कि हिमालय एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर देता है, हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ उस तरफ से, ना। बाद में तो हो गए थे, अभी तो आजकल क्या माउंटेन्स की वो रह गई है, आपके एयरक्राफ्ट आराम से क्रॉस करके चाइना जा सकते हैं, चाइना जाते ही हैं, चाइना वाले हमारे यहाँ आ जाते हैं ना। तो मगर उसको पैदल पार कर पाना थोड़ा मुश्किल है, गाड़ियों से पार कर पाना मुश्किल है। तो एक प्रकार से वो अवरोध बना हुआ है, हमारे लिए गार्ड का काम करता है, उस तरफ से हमला होने की उम्मीदें कम है, फिर भी चाइना के साथ हमारी लड़ाई हो चुकी है। हिमालय का मतलब होता है बेटा हिम एंड आल्या, है ना। द डोब ऑफ स्नो, मतलब खूब वहाँ पे बर्फ़ हमेशा भरी हुई रहती है। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस, है ना। इन रेंजेस को क्या बोला जाता है? एक को बोला जाता है ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री, फिर मिडल हिमालयाज एंड देन लोअर हिमालयाज। मिडल हिमालयाज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो पड़ते हैं बेटा, एंड मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड इन दिस ओनली। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशंस, है ना। कौन से बेटा? शिमला हो गया आपका, मसूरी हो गया बेटा, नैनीताल हो गया, ऐसे ही बहुत सारे हैं आपके कि ये जो रुद्रप्रयाग हो गया बेटा, केदारनाथ हो गया, ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस ही हैं ना। तो अभी हम देखते हैं कहाँ पे क्या क्या पड़ता है। देखो ये जो हिमालयाज है ना बेटा, बहुत बड़ी माउंटेन रेंज है, आप ऐसे इतनी छोटी नहीं है। यहाँ अफ़गानिस्तान से स्टार्ट होती हैं, तो इंडिया में सिर्फ दिखा रखा है। हिंदू कुश पर्वत से स्टार्ट होते हैं, ये आ जाते हैं बेटा, है ना। ये इधर फिर श्रीनगर के अंदर JNK में एंटर करके ऊपर वाली रेंजेस को क्या बोला जाता है बेटा? हिमाद्री या ग्रेटर हिमालयाज, है ना। जो बीच वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है, बीच वाली लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या बोला जाता है? हिमाचल, और नीचे वाली को शिवालिक रेंजेस करके बोला जाता है। ये जो आपके हिमालयाज हैं बेटा, यहाँ से स्टार्ट होते हैं, इधर होते हुए इधर आपके नेपाल, भूटान, सिक्किम होते हुए ये देखो अरुणाचल प्रदेश में घुस जाते हैं। मेरी लाइन जहाँ जहाँ बन रही है आप देखो, और ये पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर सारे स्टेट्स के अंदर ये फैले हुए हैं। तो बहुत बड़ी रेंज है ये हिमालयाज की। अच्छा, और इसके अंदर देख लेते हैं। देखो ट्रिब्यूटरीज आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। ये देखो ये रिवर गंगा है, बात समझ रहे? लिख रखा है गंगा, आर का मतलब है रिवर। अब इसके अंदर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी या छोटी नदियाँ आके मिलती हैं? देखो यहाँ चंबल आ रही है बेटा, जमुना आ रही है ना, इसी टाइप से अलकनंदा आ रही है। ये जितनी छोटी छोटी आपको दिखाई दे रही है ना, सारी आकर के ये जो है इसमें गंगा में मिल जाती है और बहुत बड़ा रूप ले लेती है बेटा। और जब ये सी के पास पहुँचती है ना, तो सी के पास जब कोई रिवर पहुँचती है ना, वो ऐसी छोटी छोटी धाराओं में ऐसे डिवाइड हो जाती है बेटा। यहाँ पे आकर के ऐसे 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 डिवाइड हो जाती है। तो ये जो डिवीज़न होता है इसको बोला जाता है डेल्टा। तो सुंदरवन डेल्टा है एक सबसे बड़ा डेल्टा बनता है बेटा।
अभी ये आपके चैप्टर में आगे है, मैं बता नहीं रहा। ये यहाँ पे क्या होता है, एक रिवर आ रही है जो चाइना से चल करके आती है, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। ये देखो ये वाली है, ये यहाँ से आती हुई इधर चली जाती है, ये भी बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके गिरती है, तो सुंदरबन डेल्टा बनता है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर मिल करके बनाती है। ये हमने पढ़ लिया बेटा, मिडल हिमालयाज और हिमाचल लाइज इन द साउथ ऑफ हिमाद्री, मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन जो हमने पढ़ लिया है ना, जो शिमला वगैरह आप घूमने जाते हो, मसूरी चले गए, नैनीताल चले गए, सारे क्या हैं, हिल स्टेशन है जो हिमालय के अंदर ही हैं। अच्छा, शिवालिक इज़ द साउदर्न मोस्ट रेंज, जो शिवालिक है वो सबसे नीचे वाली हिमालयाज की रेंज में पड़ती है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज, दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट। लेवल एंड फ्लैट का मतलब क्या है बेटा, एकदम समतल है, सीधे हैं, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में है ना। दीज आर फाउंड बाय एलुवियल डिपॉजिट, एलुवियल डिपॉजिट्स हमने पढ़ा था, वो फाइन सैंड जो ऊपर पहाड़ों से नदियों के साथ नीचे आती है। लेड डाउन बाय द रिवर्स इंडस एंड द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, तो बहुत सारी नदियाँ जो पहाड़ों से नीचे आती हैं वो ज़मीनी मैदानी इलाकों को जो है उपजाऊ बना देती हैं, क्योंकि अपने साथ वो बहुत सारे खनिज वाली मिट्टी साथ में लेके आती हैं। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसनट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स, तो भाई जहाँ पे खाने पीने को ज़्यादा होगा लोग वहीं तो ज़्यादा रहेंगे, है ना। पहाड़ों में तो बेटा इतनी फसलें होती नहीं है ज़्यादा, वो तो बारिश होगी तो ठीक है, उनकी मिट्टी भी उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। तो नीचे जब ये ले करके आते हैं बेटा, जो भी रिवर के आसपास का आप कह लो कि जो भी बड़े शहर या जो घनी आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, वो सारे नदियों के किनारे बसे हुए रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे फसलें बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। फर्टाइल लैंड फॉर द कल्टिवेशन, दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन दिस प्लेन, है ना। कोई पूछेगा प्लेन्स में हाई कंसंट्रेशन क्यों है, क्योंकि वहाँ बहुत ही फर्टाइल लैंड्स है, बिकॉज रिवर्स ब्रिंग एलुवियल सोइल अलोंग विद देम एंड मेक दिस प्लेन एरियाज वेरी फर्टाइल विच आर नियर बाय टू द रिवर्स, है ना। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब ये सारा मैप में समझो बेटा, आप ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो भाई ये मैप के अंदर ये बता भी रखा है माउंटेन रीजन कौन सा है, ये तो हिमालयन रेंजेस आपकी बता रहे हैं, हिमालयन रेंजेस को ऐसे दिखा रखा है, माउंटेन रेंजेस का ये कलर है, प्लेट्यू का जो है ये है, और प्लेन एरिया का ये ग्रीन सा कलर दे रखा है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाई दे ही रहा है ना। ये तो आपके हिमालयाज आ गए हैं बेटा, ये प्लेन एरिया है सारा का सारा, ये भी प्लेन ही है, और ये है आपका वो जो मशहूर जो है थार डेजर्ट है, पूरा नहीं ये इतना, ये भी मैंने बड़ा बना दिया, इससे थोड़ा कम ही है, आधा पाकिस्तान में पड़ता है बेटा, और ज़्यादातर हिस्सा इसका आधे से ज़्यादा पार्ट जो है इंडिया के अंदर पड़ता है ना। ये आपका गुजरात है बेटा, ये कच्छ का इलाका है, ये गुजरात है आपका। और ये जो उभरा हुआ पार्ट है बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, प्लेट्यू। ये देखो ऊपर जो आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई दे रही है, नीचे की तरफ चलोगे तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, साउथ। इधर कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ईस्ट। और इधर कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। तो ईस्ट में कौन सा पड़ता है बेटा, अरुणाचल प्रदेश पड़ता है आपका, सिक्किम हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सारे जो हैं स्टेट्स जो हैं ईस्टर्न साइड में। और वेस्टर्न साइड में आपका जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है वो गुजरात के अंदर पड़ता है ना। यहाँ पे और भी बहुत सारी आपको डेजर्ट आपको दिखाई देगा बेटा, और भी बहुत सारी चीज़ें, रिवर्स आपने देख ही लिए। और रिवर्स की और क्या खास बात है बेटा, देखो और मैं बताता हूँ आपको रिवर्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है बेटा, ये देखो ये एक रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है, जिसका नाम है इंडस रिवर, सिंधु नदी इसको हम बोलते थे। और इसी के आसपास जो सिंधु नदी की सभ्यता जो हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था वो यहीं पे है। बात समझ में आई क्या बेटा। अब ये सारी जो नदीज़ हैं, सतलुज होगी, रावी होगी, चिनाब होगी, झेलम होगी, और एक और होती है ब्यास नदी, ये सारी जा करके जो है इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस के अंदर मिल जाती है। इंडस यहाँ से आती है और इधर जा करके अरेबियन सी के अंदर जो है गिर जाती है। तो ये वाला जो इलाका बेटा, ये पांचों नदियाँ जो ये सारी की सारी नदियाँ ये इंडिया से चलती हैं। कहाँ से चलती हैं, इंडिया से, और जा कर के पाकिस्तान में घुस जाती हैं सारी की सारी। और पाकिस्तान के इस इलाके को पंजाब बोला जाता है, और यहीं पे इंडिया का पंजाब भी है। पहले तो एक ही था, अभी अलग अलग हो गए। तो बेटा सारी ये इसमें घुस जाती हैं और इस एरिया को बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बना देती हैं। ऐसे ही पंजाब हरियाणा का जो अपना एरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, क्योंकि ये नदियाँ जो हैं एलुवियल सोइल को लेकर के आती हैं। अभी थोड़ा इस तरफ देखो बेटा, है ना,
ये सारी रिवर्स क्या हैं? अच्छा, ये सारी रिवर्स जाके अरेबियन सी में गिरती हैं। बाकी सारी रिवर्स जो हैं आपकी, ये सारी गंगा होगी, ब्रह्मपुत्रा होगी, ये सारी कहाँ पे गिरती हैं? ये सारी जा कर के जो है बेटा ब्रह्मपुत्रा और बे ऑफ बंगाल में गिरती। कहाँ पे गिरती हैं? ये सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में आकर के गिरती हैं। ये एरो का निशान आपको दिखा रखा होगा, है ना। तो दो ही ऐसी रिवर हैं। वो तो देखो, ये वाली जो रिवर्स थी ये तो सारी पाकिस्तान के अंदर घुस गई। इंडिया इंडस रिवर जो है सिंधु नदी में जा कर के मिल गई। दो ही ऐसी रिवर्स हैं बेटा जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं। अदरवाइज सारी की सारी जो इंडिया के अंदर फ्लो करती हैं वो कहाँ से वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, रिवर्स बेटा। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, ऐसी दो रिवर्स कौन सी हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं, ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं। बात समझ में आएगा? कौन सी हैं वो? ये देखो, ये दो रिवर्स हैं, एक नर्मदा है बेटा और एक ताप्ती रिवर है। दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये नर्मदा जिसका एरो बना हुआ है और ये ताप्ती रिवर है, लिखा भी हुआ, अच्छे से आप देख लो। ये दोनों का एरो भी इस तरफ करके दिखा रखा है। साउथ इंडिया के अंदर बेटा और कौन सी रिवर्स आ जाती हैं? देखो, एक तो ये महानदी आ गई है, दूसरी ये गोदावरी आ गई, कृष्णा आ गई। ये जो बीच का इलाका होता है ना बेटा, नदियों के बीच का इलाका, ये बहुत ही फर्टाइल होता है। इसके लिए बहुत लड़ाइयाँ होती थी पहले इस पर कब्जा करने के लिए। अच्छा बेटा, ये आपकी जो है कृष्णा होगी बेटा, और ये नीलगिरी पर्वतमालाएं होती हैं यहाँ पे। ये कावेरी रिवर होगी, है ना। कावेरी रिवर के ऊपर बहुत लड़ाई चल रही है, किसके अंदर? तमिलनाडु और कर्नाटका में। भाई इसका पानी हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए। ऐसे ही हरियाणा और पंजाब के अंदर भी लड़ाई चलती रहती है कि नदियों का पानी हमें ज़्यादा मिलना चाहिए। इसको कोस्टल एरिया बोला जाता है बेटा, जो समुद्र के आसपास का। इसको ईस्टर्न कोस्टल एरिया, इसको जो है वेस्टर्न बोला जाता है। ये जो इसके आसपास का इलाका होता है उसको बोला जाता है ईस्टर्न घाट्स, और इधर का जो इलाका है इसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट्स। GHATS लिखा भी हुआ है, GHATS, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स, है ना। ये प्लेट्यू है बेटा, डेक्कन प्लेट्यू इसको बोला जाता है, सबसे बड़ा प्लेट्यू आप कह सकते हो। और इसमें मैप में क्या देखने लायक रह गया बेटा? अंडमान निकोबार हमने देख लिया है, लक्षद्वीप हमने देख लिया, मालदीव्स यहाँ पे कहीं है, ये आपका श्रीलंका आ गया है ना। और क्या बच गया भाई? हाँ, इसमें बहुत सारी ये रेंज दे रखी हैं बेटा। ये क्या चीज़ है? ये अरावली पर्वतमालाएँ हैं। ये तो हिमालयाज की थी बेटा, शिवालिक, है ना, हिमाद्री, और बीच में आपकी हिमाचल वाली आ जाती थी। फिर यहाँ पे विंध्या रेंज आ जाती है, सतपुड़ा रेंज आ जाती है। ये क्या है? मतलब छोटे छोटे पहाड़ हैं बेसिकली, आप कह सकते हो पर्वतमालाएँ हैं ये भी, है ना। इंडिया में कई सारी टाइप की हैं। और नीचे आपको बताई दिया नीलगिरी है, यहाँ पे तो मैं घूमने भी गया हूँ, अन्नामलाई भी है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका पॉलिटिकल मैप है बेसिकली, आपको दिखाई दे जाएगा। द वेस्टर्न पार्ट लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वो हमने पढ़ लिया बेटा। टू द साउथ नॉर्दर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू उसको बोला जाता है, जो नीचे वाला इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, है ना। इसको पेनिनसुलर प्लेट्यू करके बोल रहा है वो, ये वाला जो पोर्शन है। कौन से वाला पोर्शन है बेटा? ये वाला जो पोर्शन है ना। और एक इस ट्रायंगुलर शेप के अंदर है ना, ट्रायंगल बनाता है, ये दिख भी रहा है हमको। क्या बनाता है? ट्रायंगल बनाता है ना। ये ऐसे ट्रायंगल बना रहा है, प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू उसको वो बोल रहा है। पेनिनसुला तो आप समझ गए ना, जो 3 साइड से सी से घिरा हुआ रहता है, पानी से घिरा हुआ रहता है। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, है ना, कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा, इस टाइप से वो कह रहा है। दिस इज़ द रीजन विद एनॉर्मस हिल रेंजेस एंड वैलीज। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अरावली हिल्स कहाँ पे? राजस्थान वाले जो एरिया के अंदर है उसको अरावली हिल्स बोला जाता है। पहाड़ी हैं, छोटी छोटी, हिमालय जितनी बड़ी नहीं है मगर फिर भी बड़ी है वो। द विंध्यास एंड सतपुड़ा जो बीच में हमने भी देखे थे बेटा, आप मैप में देख भी लेना। द रिवर नर्मदा एंड ताप्ती, नर्मदा एंड ताप्ती है, देखो बोल्ड लेटर्स में लिख रखा है, इनको अच्छे से याद रखना बेटा। ये इस साइड फॉलो करती हैं, इस साइड ईस्ट से वेस्ट की तरफ फॉलो करती हैं, दो रिवर्स नर्मदा और ताप्ती, है ना। दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। द वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज border the plateau of the western and eastern Ghats provided the eastern boundary. While the western Ghat are almost continuous, the eastern Ghats are broken and even the plateau is rich in mineral like वहाँ पे कोल और आयरन और बहुत मिलता है, उड़ीसा वाले, आंध्र प्रदेश वाले इलाके के अंदर, है ना। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स आर द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन हमने देखा था, सी शोर के आसपास के इलाके को कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है बेटा। ये लड़की क्या कह रही है यहाँ पे? ये कह रही है कि भाई हमारे देश में जो है ना, नदियों के नाम पे
लड़कियों का नाम रखा जाता है, किसी का नाम गंगा, गंगा आपको बहुतों का मिल जाएगा, जमुना नाम मिल जाएगा या यमुना नाम मिल जाएगा, कावेरी, कावेरी अम्मा एक मूवी के अंदर भी था एक का नाम। तो इस टाइप से बहुत सारे नाम जो हैं वो नदियों के नाम पे रखा जाता है ना बेटा। ये प्लेट्यू वो मैंने आपको बताया था डेल्टा बनाती हैं रिवर्स के हैं वो, जब जैसे ही ये तो एक रिवर आ रही है मगर ये समुद्र में मिलने से पहले ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, तो इस एरिया को डेल्टा बोला जाता है। यहाँ पे ये लड़की वही बता रही, गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। तो अपने इंडिया के अंदर सबसे बड़ा ये डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के बनाती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। इसको याद रखना बेटा, क्या नाम है इसका, सुंदरबन डेल्टा। द डेल्टा इज ट्रायंगुलर इन शेप, इट हैज़ एन एरिया लैंड फॉर्म्स ऑफ माउथ ऑफ रिवर वेयर रिवर्स एंटर्स द सी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज माउथ ऑफ द रिवर। जहाँ पे वो समुद्र में मिलती है उसको माउथ बोला जाता है ना। तो द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स आर कोस्टल प्लेन, हमने देख लिया था। कोरल्स क्या होते हैं यहाँ पे, कोरल्स बता रहा है बेटा, समुद्री जीव होते हैं छोटे छोटे से, जो मर जाते हैं ना तो शेल्स उनकी आपस में जुड़ती रहती हैं और वो लैंड ज़मीन जैसा दिखने लग जाता है ना, ये कोरल रीफ्स इनको बोला जाता है। ये बेसिकली उनके मतलब ये ऐसा ज़मीन नहीं है, बस ये वो प्राणी मर मर के, समुद्री जो जीव हैं वो मर मर के इकट्ठे जुड़ते चले गए, उसकी वजह से इस टाइप के कोरल रीफ्स बनती हैं, ज़मीन टाइप का हमें दिखने लग जाता है। कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच बॉर्डर, चौड़े हैं वो ईस्टर्न वाले। देर आर ए नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जैसे महानंदी, गोदावरी, कृष्णा है ना, ये सारी की सारी जो हैं, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। हमने देख लिया था बेटा बे ऑफ बंगाल कौन सा है, जो ये वाला एरिया है। अभी ये चीज़ याद रखना आपको, कौन सी रिवर्स जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। महानदी, कावेरी, कृष्णा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सारी की सारी जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। और दो ही रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं बेटा, ताप्ती और नर्मदा। इस चीज़ को याद रखना है अच्छे से, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये समझ लो। These rivers form very fertile delta at their mouth. The southern delta is formed when the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal, है ना। साउदर्न डेल्टा उधर बन जाता है जब बे ऑफ बंगाल के अंदर। सुंदरबन डेल्टा हमने पढ़ा था, कौन बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये देखो एक लड़की है, इसने एक वो पोएम टाइप की लिखी है, डेंजरस वाटर्स। डेंजरस वाटर क्या हुआ था बेटा, 2004 के अंदर ना सुनामी आई थी। सुनामी क्या होता है बेटा, समुद्र में मतलब नीचे समुद्र में ज़मीन आपस में टकराई, ज़मीन के दो आपस में ऐसे टकराई और उसकी वजह से भूकंप पैदा हुआ, है ना। अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक की वजह से समुद्र में अर्थक्वेक आया। बेसिकली सुमात्रा एक जगह है, द्वीप आप कह सकते हो, आइलैंड है, उसके पास ये चीज़ हुई और फिर बड़ी बड़ी वेव्स उठी, बड़ी बड़ी वेव्स उठी। कितनी, बहुत बड़ी बड़ी, 50-50 फीट, है ना। आपका घर की छत कितनी है, 10-12 फीट है, आप लगा लो 50 फीट कितनी होगी। तो इतनी बड़ी बड़ी वेव्स उठी और क्या हुआ बेटा, जो समुंदर था ना, ये देखो किसी ने पेंटिंग कर रखी है कितनी सुंदर सी, ये समुंदर घुस करके ज़मीन के अंदर आ गया, है ना। घुस करके मतलब आप समझ रहे हो, ये सुमात्रा जो है यहाँ पे दिखाई नहीं देगा बेटा, इधर कहीं पे आप मान लो, है ना। यहाँ पे पड़ता है, हमारे ईस्ट के साइड में पड़ता है, तो यहाँ पे वो भूकंप आया तो वेव्स आई खूब बड़ी बड़ी, खूब बड़ी बड़ी, खूब बड़ी बड़ी, और ये जो है इधर अंदर घुस गई, अंदर घुस गई। तो अंदर क्या, ये हमेशा के लिए नहीं रही, मगर क्या हुआ बेटा, यहाँ जो कोस्टल एरिया में जो बंदे रहते थे ना, उनके घरों को बहुत तबाही मचाई उन वेव्स ने। बहुत सारे लोग हमारे इंडिया में ही मारे गए, श्रीलंका में भी, और वो जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड के कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई। ये कब हुआ था, 2004 में। एक बार इसके ऊपर रिसर्च करके देख लेना। और उसको सुनामी बोलते हैं ना, टी कैपिटल, टी इसके अंदर साइलेंट होता है, सुनामी करके उसको बोलते हैं। आप समझ रहे हो क्या। और कई सारे बेटा आइलैंड ऐसे थे जो समुंदर में ही समा गए, उसके बाद दिखाई नहीं दिए, है ना। अर्थ के नक्शे से वो गायब हो गए। कहाँ पे थे वो, ये इसके अंदर थे, ये अंडमान एंड निकोबार में, कोई छोटे छोटे से थे, वो दिखना ही बंद हो गए, अब समुंदर में ही घुस गए वो सारे के सारे। सुनामी के बाद से हमें दिखाई नहीं दिए वापस। कई बार नए नए उभर भी आते हैं बेटा। ये किसी ने पेंटिंग बनाई है, देखो कितनी सुंदर इस लड़के ने बनाई है। ये 4th स्टैंडर्ड का है और ये 6th स्टैंडर्ड, कौन सी की है, 9th स्टैंडर्ड की लड़की है, उसने जो पोएम लिखी है। आप लोग भी ऐसे लिखा करो। 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप एंड लक्षद्वीप आइलैंड, वो हमने देख लिया बेटा, अरेबियन सी में पड़ता है। ये याद रखना है, लक्षद्वीप कहाँ है बेटा, हमारे इंडिया के वेस्ट साइड में पड़ता है, जो अरेबियन सी में पड़ता है। और अंडमान एंड निकोबार जो है वो कहाँ पे पड़ता है, हमारे
बे ऑफ बंगाल में पड़ता है। दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? अरे अंडमान निकोबार हुए थे भाई, क्योंकि वो ही पड़ते हैं बे ऑफ बंगाल में, ईस्टर्न साइड में है ना। लक्षद्वीप के कुछ नहीं हुआ था। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल फेस द चैलेंज ऑफ सुनामी। सुनामी बेटा, सुनामी है ना। तो सुनामी का क्या हुआ था आप पूछ के देखना। बहुत बड़ी तबाही हुई थी, आप ये समझ लो 2004 में। मुझे तो अच्छे से याद है, कोस्टल इलाकों का बहुत बुरा हाल हो गया था। सुनामी इज़ ए ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर, है ना। समुद्र के नीचे जब ज़मीन खिसकती है, आपस में टकराती है, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। हिलती है बेसिकली ज़मीन, हिलने की वजह से पानी के अंदर एकदम से उछाल आ जाता है ना, पानी की बड़ी बड़ी वेव्स बनती हैं, और वो वेव्स जो हैं फिर किनारों से टकराती हैं और तबाही मचा देती हैं, उसको सुनामी बोला जाता है। तो बेटे आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा, और अगर आपने मेरे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जा करके आप देख लो, और भी अच्छे समझ में आएगा। और कोई आपको डाउट लगता है बेटा, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।